हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जून महीने की टॉप की करंट अफेयर जो आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सारी करंट अफेयर वन बाय वन हम करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और कमेंट करके बताना और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और साथ के साथ चैनल है यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, यदि आपसे आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत की जो है सिविल डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जो कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट हैं उनको कब तक स्थगित कर दिया है, यानी कि उनकी जो उड़ानें हैं कब तक स्थगित कर दी गई हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों 15 जुलाई 2020। जी हाँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से एक सर्कुलर आया था 26 जून 2020 को, जिसमें निर्देश दिए गए थे कि भारत की जो इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स हैं उनको 15 जुलाई 2020 के लिए उनकी सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का एक पार्ट है और ये बॉडी जो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड इंसिडेंट होते हैं, सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी होती है, उसका देखरेख जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन करती है। नेक्स्ट है हमारा, यदि आपसे आने वाली परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि 2023 का वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, जी हाँ, तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे हम फीफा के नाम से भी जानते हैं, इसने 25 जून 2020 को जानकारी दी है कि 2023 का महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। जी हाँ, आपने सही सुना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से 2023 का महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, यदि आपसे आने वाली परीक्षाओं में पूछ ले कि भारत ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था, तो अभी हाल ही में हमने 25 जून को 37वीं वर्षगांठ बनाई है जब भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। जी हाँ, भारत ने ये वर्ल्ड कप 25 जून 1983 को जीता था और उस समय जो क्रिकेट टीम के कैप्टन थे वो थे कपिल देव। और ये जो मैच खेला गया था फाइनल्स का, ये कौन से स्टेडियम में खेला गया था, ये खेला गया था लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड, जो कि कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में। जी हाँ, इस मैच में भारत ने उस समय की दिग्गज टीम हुआ करती थी वेस्ट इंडीज, उसको 43 रनों से हराया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि आपसे आने वाली परीक्षाओं में पूछ ले कि आत्मनिर्भर रोजगार योजना कौन से राज्य में लॉन्च की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सो हाल ही में 26 जून को जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत कितने प्रवासी मजदूरों को जो है रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसका आंसर है दोस्तों 1,25,00,000 लोगों को जो है इसके तहत रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना, ये उत्तर प्रदेश के 31 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर अप करेगी जहां पे सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौटकर आए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेपाल की। हाल ही में नेपाल ने एक सिटीजनशिप एक्ट में एक प्रपोजल जो है वो सामने लेकर आए हैं। तो इस प्रपोजल के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपसे आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि अभी जो हाल ही में जो अभी फिलहाल प्रेजेंट में जो एक नेपाल के अंदर क्या एक सिटीजनशिप एक्ट के अंदर क्या है कि यदि कोई भी नेपाल की महिला किसी दूसरे व्यक्ति से यानी बाहर की कंट्री के वाले व्यक्ति से विवाह करती है तो उसको जो है नेपाली सिटीजनशिप दे दी जाती है, इमिडिएटली नेपाली सिटीजनशिप दे दी जाती है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए इंडिया की एक लड़की है और वो नेपाल में किसी से शादी करती है तो उसको जो है इंडियन सिटीजनशिप जो है आसानी से मिल जाती थी, इमीडिएटली मिल जाती थी। लेकिन अब का जो प्रोविज़न आया है उसमें ये कहा गया है यदि ऐसा होता है तो 7 साल के बाद जो है उस लड़की को सिटीजनशिप दी जाएगी। जी हाँ, इसमें क्या कहा गया है, अंडर द अमेंडमेंट अ फॉरेन वुमेन मैरिंग अ नेपाली नेशनल विल हैव टू वेट फॉर 7 ईयर टू गेट अ नेचुरलाइज सिटीजनशिप, यानी कि अब उसको 7 साल तक इंतजार करना होगा तब जाके उसको जो है नेचुरल सिटीजनशिप नेपाल प्रोवाइड करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में 3 फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा कोरोना वायरस की दवा लॉन्च की गई है। तो आपको इन तीनों दवाइयों के नाम पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहली जो दवा कोविड-19 के लिए लॉन्च की गई है वो है आपकी फेबी फ्लू।
इसका नाम याद कर लीजिए, फेबी फ्लू। जी हाँ। नेक्स्ट यदि हम बात करें, सिप्ला कंपनी ने एक दवा लॉन्च की है जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है, रेमडेसिविर, जिसको नाम दिया गया है सिप्रेमी। क्या नाम दिया गया है? सिप्रेमी। ठीक है। और तीसरी, हैदराबाद की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है हेटेरो, जिसने लॉन्च किया है ड्रग, उसका नाम है कोविफोर। ठीक है। सो पहली कौन सी दवा है कोविड 19 के लिए? फेबीफ्लू है, दूसरी है सिप्रेमी और तीसरी है कोविफोर। ओके। सो ये दवाइयां जो है इंडिया में कोरोना वायरस के इलाज के लिए अभी है। सो जो फेबीफ्लू है उसको ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी ने लॉन्च किया है, और सिप्ला ने लॉन्च किया है सिप्रेमी को, और हेटेरियो फार्मा ने लॉन्च किया है कोविफोर को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है दोस्तों 20 जून 2020 की। जी हाँ, इस 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुरुआत की गई है। और इस अभियान में सरकार ने कितने रुपए की धनराशि एलोकेट की है? तो इस अभियान में सरकार ने 50,000 करोड़ की राशि एलोकेट की है। इसी अभियान के तहत जो दैनिक मजदूरी होती है 182 रुपये, उसको बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है। और इस योजना के तहत जो श्रमिकों को 125 दिनों तक के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि टोटल लगातार 125 दिनों के लिए उनको जो है रोजगार दिया जाएगा इस अभियान के तहत। ठीक है। इस अभियान के तहत जो है 6 राज्यों के 116 जिलों को चुना गया है। ठीक है। और ये वो जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा अधिक प्रवासी मजदूर लौटकर आए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे यूएन कटेड के नाम से भी जाना जाता है, इसने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है वर्ष 2020 में। और उस रिपोर्ट में आंकलन किया गया है कि वर्ष 2019 में दुनिया में किस देश में सबसे ज्यादा एफडीआई का निवेश हुआ है। सो इस सूची में भारत को 9वां स्थान मिला है, ये आप नोट कर लीजिए। सो इंडिया 9वीं लार्जेस्ट रिसेप्टर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। 2019 की यदि हम बात करें तो भारत में कुल 51 बिलियन डॉलर की एफडीआई का निवेश हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस कंट्री को जो है यूएन की नॉन परमानेंट मेंबर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है? तो हाल ही में किस देश को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है? तो उसका आंसर है दोस्तों भारत, इंडिया। जी हाँ। ठीक है। इंडिया को 192 वोटों में से 184 वोट मिले हैं। और ये 2 ईयर टर्म का जो सिलेक्शन हुआ है, और ये 2 साल के लिए टर्म होगी नॉन परमानेंट मेंबर की इंडिया की। ठीक है। और ये कब चुना गया है? 17 जून 2020 को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे हम एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो रैंक है वो कितना आया है? सो भारत का जो रैंक आया है वो आया है 43rd। ठीक है। सो एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 43rd है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा कोविड 19 फैसिलिटी हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया है? सो इसका आंसर है दोस्तों दिल्ली। ठीक है। दिल्ली सरकार ने प्लानिंग की है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मेकशिफ्ट कोविड 19 फैसिलिटी बनाएगी, जिसकी क्षमता 10,000 बेड की होगी। और ये जो हॉस्पिटल होगा ये 22 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों। आप जानते हैं भारत और चाइना की जो सीमा है एलएसी, उस पर अभी काफी तनाव चल रहा है। तो उसकी चिंता को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने, ठीक है, भारतीय सरकार के समक्ष एक प्रपोजल रखा है, जिस प्रपोजल में कहा गया है कि हमें 33 न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने चाहिए। तो प्रपोजल में कौन सी कंट्री से जो है ये 33 एयरक्राफ्ट खरीदने की बात कही गई है? तो इसका आंसर है दोस्तों रशिया। जी हाँ। इंडियन एयरफोर्स ने ये प्रपोजल रखा है जिसमें कहा गया है कि हमें 23 न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने होंगे। ठीक है। और कौन सी कंट्री से भारत खरीदेगा? रशिया से खरीदेगा।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों। अभी आप जानते हैं 24 जून 2020 को विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया गया था रशिया में, मॉस्को के अंदर, रेड स्क्वायर में। ठीक है, जगह मैंने बताई कहाँ पे आयोजन किया गया है, रशिया के मॉस्को में, रेड स्क्वायर में। ठीक है, अब भारत की तरफ से इस परेड में किस नेता ने हिस्सा लिया था, आपसे पूछा जा सकता है। सो भारत की तरफ से इस परेड में कौन गए थे, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह। इसके अलावा भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है, तो इनके मिला के तीनों सेनाओं के कुल 75 सैनिकों ने भी इस विक्ट्री परेड में हिस्सा लिया था। बता दें, जो विक्ट्री परेड का आयोजन है वो रशिया हर साल करता है। इस साल ये आयोजन 9 मई को होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसको टाल दिया और ये संपन्न हुआ 24 जून 2020 को। दरअसल विक्ट्री डे परेड जो है रशिया बनाता है हर साल, किसकी याद में बनाता है? वर्ष 1945 में नाजी जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था और इसी के चलते जो है रशिया हर साल विक्ट्री डे परेड का आयोजन करता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में 75वीं यूएन जनरल असेंबली का जो है वो अनाउंसमेंट की गई है कि जिसके सेशन जो है 15 सितंबर 2020 से शुरू होंगे, तो उसके लिए एक अध्यक्ष का चुनाव किया गया है। तो बताइए 75वीं यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष के तौर पर किस व्यक्ति को चुना गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों तुर्की के एक डिप्लोमेट हैं जिनका नाम है वोल्कान बोजगिर। वोल्कान बोजगिर जो है 75वीं यूएन जनरल असेंबली के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। भारत की कौन सी विख्यात एथलीट को एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा 4 साल के लिए डोपिंग टेस्ट में फेल पाए जाने की वजह से बैन कर दिया गया है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है दोस्तों गोमाथी मारीमुथु। मैं आपको बता दूं दोस्तों, गोमाथी मारूमुथु वही एथलीट हैं भारत की जिन्होंने 2019 में दोहा कतर में आयोजित की गई एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप्स में 800 मीटर रेस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। तो इनको एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा डोपिंग टेस्ट में फेल पाए जाने की वजह से इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। बीसीसीआई ने हाल ही में 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए किस व्यक्ति को या किस क्रिकेट खिलाड़ी को नॉमिनेट किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों रोहित शर्मा। जी हाँ, 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए बीसीसीआई ने रोहित शर्मा का नाम नॉमिनेट किया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने शिखर धवन, दीप्ति शर्मा, ईशांत शर्मा को अर्जुन अवार्ड के नाम के लिए भी नॉमिनेट किया है। आने वाली परीक्षाओं में पूछ लें आपसे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि हर साल 5 जून को बनाया जाता है, 5 जून को बनाया जाता है, तो इस साल की जो है थीम क्या थी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की, आपको बतानी है। 2020 की जो थीम थी वो थी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इस साल की थीम क्यों रखी गई? क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी, ब्राजील के जंगलों में आग लगी और यूनाइटेड स्टेट्स के जंगलों में आग लगी, जिसके चलते जो है 2020 का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम है वो बायोडाइवर्सिटी रखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों गावी वैक्सीन अलायंस। ठीक है, गावी की फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। इसका काम है जो गरीब कंट्रीज होती हैं उन कंट्रीज में वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की दवाओं को उपलब्ध करवाना। और इसका एक जो है कॉन्फ्रेंस, एक समिट हुआ है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन का यूनाइटेड किंगडम में 4 जून 2020 को। तो इससे क्या जुड़ी करंट अफेयर है? इससे ये जुड़ी करंट अफेयर है कि इस समिट में भारत ने जो है कितने रुपए के योगदान करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गावी वैक्सीन अलायंस को 15 मिलियन यूएस डॉलर जो है दिए जाएंगे। गावी वैक्सीन अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है दोस्तों जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारी करंट अफेयर। भारत के सबसे विख्यात
एक फिल्म मेकर थे जिन्होंने फिल्म दुर्गा, आपने सुनी होगी, देखी भी होगी, एक बहुत ही फैमिली फिल्म जिसको माना जाता था, इसका निर्माण इन्होंने किया था। दूसरी बात, इनको वर्ष 2007 का आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको नवाजा जा चुका है। इसके अलावा अपने जीवन में ये बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके थे। तो इन फिल्म मेकर का नाम क्या था? इनका नाम था बासु चटर्जी। इनका देहांत 4 जून 2020 को हो गया है, ठीक है, और ये 93 साल के थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 5 जून 2020 को नेशनल अवेयरनेस कैंपेन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवे, एक कैंपेन इशू किया है, ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है, किसकी प्रिवेंशन के लिए? ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवे पे जो होती है, एक्सीडेंट की वजह से जो पशु और व्यक्ति मारे जाते हैं, ठीक है, हाईवे पर, तो उनकी कमी को, उनको कम करने के लिए, मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए किस भारतीय नेता ने जो है कैंपेन लॉन्च किया है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका आंसर है दोस्तों, भारत सरकार के जो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी। इन्होंने 5 जून 2020 को नेशनल अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में आपने सुना होगा, खबरों में आया था कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपना नाम खींच लिया है या फिर वापस ले लिया है, ठीक है। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, आपने देखा था, बयान जारी करके कहा था कि वो जो है अपने सारे जो रिलेशंस हैं WHO से उनको तोड़ते हैं, क्योंकि यूएस का ये मानना है कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसका कंट्रोल पूर्ण रूप से जो है चाइना के पास आ गया है और वो चाइना के तरीके से ही काम करता जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका ने इससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्थापना इसकी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है। इसमें हर साल चाइना सिर्फ 40 मिलियन US डॉलर प्रोवाइड करता है, जबकि अमेरिका इसको हर साल जो है 450 मिलियन US डॉलर से ज़्यादा प्रोवाइड करता था, ठीक है। सो आपसे पूछा जा सकता है किस कंट्री ने जो है सारे रिश्ते खत्म किए हैं, तो उसका आंसर है दोस्तों अमेरिका। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, वर्ल्ड ओशियन डे। तो हर साल वर्ल्ड ओशियन डे बनाया जाता है 8 जून को। तो इस साल का भी जो है वर्ल्ड ओशियन डे बनाया गया 8 जून को, और उसकी थीम क्या रखी गई भाई? उसकी थीम रखी गई थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। फिर से बता देता हूँ, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन, ये थीम रखी गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसे मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 2020-21 के लिए इसमें कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर है दोस्तों 1,15,00,000 रुपए। आज तक की सबसे ज्यादा राशि है ये, जो कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी कि मनरेगा को आवंटित की गई है। महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया था वर्ष 2005 में, जो कि एक लेबर लॉ है, ठीक है, और 100 दिनों तक की मजदूरी का प्रावधान इसमें है, और राइट टू वर्क ये जो प्रोवाइड करवाता है, और इस एक्ट को पास किया गया था सितंबर 2005 में। हाल ही में भारत की किस डिपार्टमेंट ने ये घोषित किया है कि वो अब फुली डिजिटल है, ठीक है। तो भारत की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डाटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जिसके लॉन्च करते ही उन्होंने ऐलान किया है कि अब उनकी जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, वो फुल्ली डिजिटल है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में स्मूथ बैंकिंग और उनकी ऑपरेशंस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए आरबीआई ने फैसला लिया है कि जो बैंकों के सीईओ होंगे या फिर होल टाइम डायरेक्टर होंगे, उनकी अपर एज लिमिट यानी कि मैक्सिमम जो उनकी आयु क्षमता होती है, उसको कितने साल तक फिक्स कर दिया है। तो आरबीआई ने जो बैंकों के सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर होंगे, उनकी एज लिमिट कितनी कर दी है? 70 साल की कर दी है। इसको आप नोट कर सकते हैं, अच्छा करंट अफेयर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं,
उत्तराखंड ने हाल ही में किस शहर को अपनी समर कैपिटल माना है? तो बता दें यहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है जिसे हम गैरसैंण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो गैरसैंण को जो है उत्तराखंड की समर कैपिटल घोषित किया है। आगे है, भारत का वह कौन सा पहला राज्य है जिसे ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए बने हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है? तो यहाँ पे उस राज्य का नाम है दोस्तों ओडिशा। जी हाँ, ओडिशा भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसे ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए बने हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। अमेरिका की वह कौन सी ऐसी कंपनी है जिसकी अभी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, और ये ऐसा करने वाली अमेरिका की पहली एकमात्र कंपनी है? तो उसका कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? एप्पल। जी आपने सही सुना, एप्पल हैज बिकम द फर्स्ट US कंपनी टू क्रॉस 1.5 ट्रिलियन मार्क इन मार्केट कैप। ठीक है, और उसके जो प्रत्येक शेयर की कीमत आज जो एप्पल की है वो है $352। ठीक है, सो ये था फर्स्ट पार्ट जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का। कैसी आपको वीडियो लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।